आज काफी बड़ी कॉमेडी हो गई। ये फोर्थ टेक है रिकॉर्डिंग का, मतलब आज रिकॉर्ड हो ही नहीं पा रहा है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 दैट इज फेडरलिज्म ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड दिस इज द लेक्चर 2 और इसमें अपन बच्चे डिस्कस करेंगे फीचर्स के बारे में। हाँ, एनर्जी काफी डाउन हो चुकी होगी क्योंकि ये चौथा टेक है और काफी सारे इश्यूज के कारण नहीं हो पाया। तो इसका फर्स्ट फीचर अपन देखते हैं। 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में अगर पावर शेयरिंग होना तो वही तो क्या है, फेडरलिज्म है। अगर आपने इसके पहले वाला अगर हमारा लेक्चर पढ़ा होगा तो हमने आपको कहा था कि पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म लगभग एक जैसे ही चैप्टर है, बस इसको ना बहुत ही माइन्यूट तरीके से अपन को पकड़ना है। अगर आपने पावर शेयरिंग पकड़ ली तो आप पे फेडरलिज्म बन जाएगा, आपने फेडरलिज्म पकड़ ली तो आप पे पावर शेयरिंग का कंसेप्ट बन जाएगा। तो इसमें पहला पॉइंट आपको एक प्रकार से फर्स्ट चैप्टर की याद दिलाएगा और वो फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। उसमें आपको याद होना चाहिए कि उसमें क्या है कि सबसे ऊपर क्या रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट। इस तरीके से ना पावर मूव करती है सेंटर से लोकल की तरफ। ये क्यों है जरूरी, वाई डिसेंट्रलाइजेशन क्यों करना है बच्चे? इस चीज से ना फायदा है कि जो ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिक्स है, ग्रास रूट लेवल पे जो पॉलिटिक्स है ROOT, उससे क्या होगा, इंप्रूव होगा, इफिशियंसी जनरेट होगी, लोगों को बेहतर राइट्स मिलना चालू होंगे, या यूं कहो लोगों के हित में ज्यादा अच्छे काम होना चालू हो जाएंगे। पहले पॉइंट से क्लियर हुई है बात। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सारी चीजों का ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे एक बात करते हैं, सपोज करो दिस इज व्हाट, जल्दी बना लेते हैं, ठीक है, यहां गड़बड़ कर दी, ठीक है, एक रफ डायग्राम है, प्लीज क्षमा कर दीजिए अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो, ठीक है। ये क्या है, अपना प्यारा भारत, ठीक है, एक रफ डायग्राम, थोड़ा सा कट गया होगा शायद स्क्रीन से, ठीक है। तो ये क्या है, अपना भारत। इंडिया का ज्यूरिसडिक्शन क्या है, इंडिया की लैंड बॉर्डर के अंदर तक। इंडिया के ज्यूरिसडिक्शन क्या है, इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन क्या है, सेंटर या इंडिया की बॉर्डर के अंदर तक। इमेजिन करो यहां पे क्या है, दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली का ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, दिल्ली की बॉर्डर तक, ठीक है, दिल्ली की बॉर्डर तक दिल्ली का ज्यूरिसडिक्शन होगा। क्लियर हुई है बात। सपोज करो वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, उस पर्टिकुलर जगह तक। तो क्लियर हुई बात। हर एक लेवल ऑफ द गवर्नमेंट का कार्य क्षेत्र, ज्यूरिसडिक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्य क्षेत्र, पूरी तरीके से डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि इंडिया सपोज करो जबलपुर का ज्यूरिसडिक्शन है, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और वो कहीं ना कहीं डिसीजन दे दे, आज कितना कंफ्यूज हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिसीजन दे दे दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, या ऑर्डर दे दे दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल्ली का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ज्यूरिसडिक्शन यानी कार्य क्षेत्र जहां पे वो अपना काम कर सकते हैं वो अलग है, जबलपुर का अलग है, इंदौर का अलग है, हैदराबाद का अलग है। इज दैट क्लियर? यानी सबका ज्यूरिसडिक्शन बहुत अच्छे से डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी में भी एंटर कर जाए, ठीक है। क्लियर हुई ये बात। ये इसलिए किया गया ताकि कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस कम हो और चीजों में ना इफिशियंसी आना चालू हो जाए। अल्टीमेट कोशिश तो वही है ना, इफिशियंसी आ जाए, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं जो अथॉरिटी है। अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी वो यूनिट या वो पावर जिससे आप डिसीजन ले सको। जो अथॉरिटी है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। कैसे गारंटीड है? कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी, क्योंकि विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन अपन ने वो पढ़ा है फेडरलिज्म का कंसेप्ट। उसमें अपन ने क्या देखा था, सुप्रीमेसी। इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने क्या देखा था, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो हर चीज ना कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होगी, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। आर्टिकल 79, 80 और 81 सेंट्रल गवर्नमेंट के लोकसभा, राज्यसभा और संसद या पार्लियामेंट के बारे में बताता है। या फिर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट के भी ऐसे ही डिफाइंड आर्टिकल है। चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट के भी डिफाइंड आर्टिकल्स हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे ना कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार से उन यूनिट्स को गारंटी देता है कि आपके पास अधिकार है। अधिकार किस चीज का? अधिकार डिसीजन लेने का। डिसीजन किसके फेवर में लेना है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है। क्लियर हुई ये बात। नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरी। देखो क्या हुआ था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। एक पर्टिकुलर 1975 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। और उसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं।
याद रखना मिनी, पता नहीं मिनी की स्पेलिंग एम आई है नहीं, हाँ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो इसमें ना एक प्रकार से लेजिस्लेचर ने अपनी पावर को एक्सट्रीमली बढ़ा लिया था। लेजिस्लेचर ने अपनी पावर को क्या कर लिया था, इंक्रीज कर लिया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ठीक है क्लियर। अब देखो यहां पे समझना, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? नहीं, क्योंकि हमने इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में चेक एंड बैलेंस ऑफ पावर के बारे में पढ़ा। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि आप लेजिस्लेचर की पावर बढ़ा लो। फिर इनने ऐसा क्यों किया? तो इनने जब ये किया ना, तो क्या हुआ कि भैया एक चीज समझ में आ गई, यहां पे लोगों के हिट कर गई दिमाग में कि ऐसे तो कोई भी प्रोविजन को चेंज किया जा सकता है। तो यहां पे फिर ये चीज ना पहले ही सोच ली गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स द्वारा कि ऐसा कुछ 100% होएगा फ्यूचर में, और हुआ भी, ठीक है। तो इस मैटर को तो जुडिशरी ने बहुत आराम से शॉर्ट आउट कर लिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी इंस्टॉल की गई ना उस दौरान, और उस चीज को बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर। क्या बोला गया? बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। केशवानंद भारतीय केस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारतीय केस में बेसिक स्ट्रक्चर को इंस्टॉल किया गया, जिसमें यह कहा गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के हर भाग में चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई हिस्सा बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ स्पेसिफिक कंसेप्ट्स हैं, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। ऑल्दो इसमें एक और चीज समझो, यहां पे लिखा है यूनिलेटरी चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए ना जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसी टाइम एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया था, आर्टिकल 368। इस आर्टिकल का नाम क्या है? आर्टिकल 368। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रोसेसेस बताई हुई हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं या कौन से टॉपिक्स हैं जिसको सिर्फ सेंटर कर सकता है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर करेगा, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें सेंटर में स्पेसिफिक मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना, किसमें स्पेशल मेजॉरिटी, किसमें एक प्रकार से नॉर्मल मेजॉरिटी की जरूरत है, ये सारी चीजें ना आर्टिकल 368 में बताई गई हैं। अब यहां पे वर्ड क्या पकड़ा अपन ने? फंडामेंटल प्रोविजन। तो बच्चे याद रखना, फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, याद रखना 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पड़ेगी सेंटर में, क्लियर, प्लस 50% ऑफ स्टेट रेक्टिफिकेशन। 50% ऑफ स्टेट रेक्टिफिकेशन, व्हाट इज दैट? यानी इमेजिन करो जीएसटी लाया, आपने नाम सुना होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भाई साहब पैसा बहुत आ गया गवर्नमेंट के पास थ्रू जीएसटी, और आजकल तो जीएसटी हर चीज में लगता ही जा रहा है। देखते हैं फ्यूचर में कहीं पानी पे ना लग जाए जीएसटी, मजा आने वाला है, वो दिन का अपन इंतजार करेंगे, ठीक है। और क्या पता ये सच हो जाए, मेरी वीडियो वायरल हो जाए, ठीक है। तो जीएसटी के बारे में बात करें तो जीएसटी कैसे लाएगा, ठीक है। पहली चीज 2/3 क्या हुआ? मेजॉरिटी लगी पार्लियामेंट में, 2/3 क्या लगी? मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। अब ये मूव किया और 50% ऑफ स्टेट का रेक्टिफिकेशन लगा। मतलब अगर इंडिया में 28 स्टेट्स हैं तो 50% कितना होगा? 14 से एक ज्यादा, यानी 15 स्टेट का क्या जरूरत है इसको? 15 स्टेट्स का क्या जरूरत है? रेक्टिफिकेशन, मतलब कि वो सहमति दे दें कि हाँ भाई साहब आप जीएसटी ला सकते हो, क्योंकि दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। इसमें आर्टिकल 279 के आसपास है शायद, ये हम कंफर्म नहीं है, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? एक कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा मौलिक चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, और उसके लिए ना सेंटर और स्टेट दोनों ही साथ में आएंगे, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ठीक है, वो एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने बताया कि यहां पे लेजिस्लेचर ने अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया, लेकिन किसने वापस लेजिस्लेचर को नीचे ला के रख दिया? सुप्रीम कोर्ट, थ्रू द केस ऑफ केशवानंद भारतीय केस, ठीक है। याद रखना कौन सा केस था? केशवानंद भारतीय केस, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ला दिए गए, ठीक है, सारी चीजों को वापस लाकर रख दिया गया। ऑल दो उसमें फर्दर भी इनोवेशंस हुए थे, मिनर्वा मिल्स केस आया था, आंख में कुछ चला गया, ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस आया था, ऐसे ऐसे करके फाइनली। लेकिन इसके पहले भी एक चीज याद रखना, 368 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ये दे दिया गया कि कौन से प्रोविजंस को अमेंड आप करोगे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ भी चीज गड़बड़ हो रही है या गड़बड़ होने वाली है या कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, तो इसका पूरा जिम्मेदारी या पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारे सर्वोच्च
सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की होने वाली है। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। चाणक्य का एक बहुत अच्छी कंसेप्ट था कि भैया बिना फाइनेंस के किसी भी देश को रन करना पॉसिबल नहीं है, वहां पे लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जरूरी है। वो गाना भी सुना होगा ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। तो ये क्या है, ये फालतू चीजें हैं, मटेरियलिज्म नहीं, अपन स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बात करेंगे। वी आर इंडियन एंड प्राउड टू बी इंडियन, ठीक है। ये मटेरियलिज्म तो वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन ऑल दो किसी देश को चलाने के लिए, किसी यूनिट को चलाने के लिए पैसा तो लगता है बच्चे, ठीक है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ये भी डिफाइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेंटर कौन से टैक्स लेगा, यहां लिख देते हैं, सेंटर कौन से टैक्स लेगा, स्टेट कौन से टैक्स लेगा, और एक प्रकार से लोकल गवर्नमेंट कौन से टैक्स लेंगी, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी डिफाइंड है कि कौन स्तर के जो गवर्नमेंट है, लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है, वो कौन सा टैक्स लेने वाली है। ऑल्दो आपने सुना होगा कि पर्टिकुलर कई बार कोई स्टेट में बाढ़ आ गई, ठीक है, या कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब उस टाइम आपने एक वर्ड सुना होगा, ग्रांट इन एड, याद आ रहा है किसको? अभी जैसे रिसेंटली आसाम में बाढ़ आई हुई है, ठीक है, तो वहां पे GRANT, ग्रांट इन एड। ये क्या होता है? फाइनेंशियल हेल्प होती है। क्या होती है? फाइनेंशियल हेल्प होती है सेंटर के द्वारा, किसके लिए? किसी भी मुसीबत में पड़े स्टेट के लिए। देखो, ग्रांट मतलब दान, एड का मतलब होता है मदद, अनुदान करना, पैसे को देना। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को इस तरीके से समझो कि हर एक टायर ऑफ द गवर्नमेंट के पास वहां पे टैक्स कलेक्ट करने का एक हक है, और वो टैक्स का यूज कैसे करेंगे? लोगों के वेलफेयर के लिए। इज दैट क्लियर? वो टैक्स का यूज कैसे करेंगे? लोगों के वेलफेयर के लिए, या लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए। क्लियर? तो ये पूरे अपन ने इस पूरे लेक्चर में फीचर्स के बारे में पढ़ा, थोड़ा डिटेल में पढ़ा। कोशिश करना इसको बहुत अच्छे से रिमेंबर कर सको, ये आपके ग्रेजुएशन लेवल पे भी 100% काम में आने वाला है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला फीचर क्या है? 2 or more लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड क्या है? सबका ओन ज्यूरिसडिक्शन होने वाला है। थर्ड क्या है? अथॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। फोर्थ क्या है? फंडामेंटल प्रोविजंस जो हैं वो एक यूनिलेटरली चेंज नहीं होंगे, ठीक है, आपको एक प्रकार से स्टेट की परमिशन भी चाहिए पड़ेगी। फिफ्थ क्या है? सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा गया है? गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्ट क्या है? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो यहां पे अपना ये लेक्चर होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, नोट्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। ऑल्दो अगर आप आंसर्स अटेम्प्ट करते हैं तो जाके टेलीग्राम पे उसकी फोटो भेजिए और प्लीज शेयर करिए, ये आपके बेनिफिट के लिए है, और इससे क्या होगा? आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर राइटिंग काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।